दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिस केस में जब तक अपराधी को फांसी नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन फांसी होने के कुछ दिन बाद जब अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आने लगी जिसने जनता को दो टुकड़े में बांट दिया। जहां एक तरफ कुछ लोग यह कह रहे थे कि वह अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ और उसे फांसी ही होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वह बेगुनाह था, किसी और ने उनको फंसाया था, उसने यह क्राइम नहीं किया था। लेकिन इस पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये घटना वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी थी और इसी सोसाइटी के बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया नागरदास पारिवारिक थे। उनकी पत्नी का नाम असुमति बेन था। नागरदास और असुमति के दो बच्चे थे, एक बेटा भवेश पारक और एक बेटी हेतल पारक। साल 1987 में यह परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगे थे। नागरदास को ज्वेलरी का एक बिजनेस था जो कोलकाता में अच्छा खासा चल रहा था और उनकी बेटी हेतल पारक वेललैंड गोल्ड स्मिथ नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी जो बाजार कोलकाता में ही पड़ता है। लेकिन पारक फैमिली के आनंद अपार्टमेंट में आने से पहले सन 1987 में ही इस आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए एक सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंटमेंट। उसका जन्म वेस्ट बंगाल के कुलदे नामक जगह पर हुआ था और धनंजय ने 1987 में पारक फैमिली के आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी करता था। यानी सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। उधर पारिक फैमिली में भी सब कुछ नॉर्मल था। पिता नागरदास और उनका बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे। माँ एक हाउस वाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक चल रही थी। और फिर साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम पूर्णिमा था। वह लड़की आंगनबाड़ी में एक वर्कर थी और मंथ की सैलरी पर काम करती थी। धनंजय ने पूर्णिमा से यह कहकर शादी की कि यह बीएसएफ का जवान है। लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वह सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी रहने लगे और अब सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदास की बेटी हेतल पारक 10th क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में उसका बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया। 7:30 बजे के समय वो अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती थी। उसका आईसी बोर्ड्स का एग्जाम था और वो दोपहर 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद वो घर वापस आ जाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वो अपने घर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदे गंदे कमेंट पास करता है। माँ ने अपनी बेटी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 3 मार्च को हेतल एग्जाम देने के बाद घर वापस आती और फिर से अपनी माँ से कहती है कि आज फिर जब वह आ रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लिहाज से उसके पिक्चर देखने चलने को कहा है। इस बार हेतल की माँ गुस्सा होता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हेतल के पिता नागरदास घर पर आते हैं तो हेतल की माँ यशोमती ने उनसे सारी बात बताई। यानी जो कुछ हरकत वो सिक्योरिटी गार्ड हेतल के साथ कर रहा था वो सब हेतल के पिता को बताया और यह सब सुनकर नागरदास को बहुत गुस्सा आता है। तो उसी समय सोसाइटी के हैंड से कंप्लेंट कर देते हैं। सोसाइटी के कमेटी कंप्लेंट को देखते हुए एक्शन लेती है
और 4 मार्च को आनंद अपार्टमेंट में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था। लेकिन जब 5 मार्च 1990 को दिन शुरू होता है तो धनंजय को कहीं और ड्यूटी जाना था, लेकिन वह नहीं गया और सुबह 6 बजे वो आनंद अपार्टमेंट में ही अपने काम पर चले गए। सुबह 7:30 बजे उनकी बेटी हेतल भी अपने एग्जाम के लिए चले गए और हेतल की माँ घर पर ही थी। दोपहर 1 बजे तक हेतल अपना एग्जाम देकर घर आ जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे हेतल की माँ पूजा करने के लिए पास के ही एक मंदिर में जाती है। यानी अब शाम के 5 बज रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी को शिफ्ट दोपहर 2 बजे ही खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो शाम के 5 बज रहे थे और वह अपने घर नहीं गया था। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। यानी धनंजय अब ऑफ ड्यूटी हो चुका था। उसने वह सिक्योरिटी गार्ड रूम में अपने यूनिफॉर्म को उतार कर अपने घर वाले कपड़े पहन के और उसने क्रीम कलर का शर्ट और पैंट पहनी थी। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:02 पर हेतल की माँ यशो मंदिर गई थी और धनंजय ने उनको जाते हुए भी देखा था। लेकिन 5:02 पर धनंजय ने अपनी साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ और अभी वापस आ जाऊंगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछा तो धनंजय ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है। उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चला जाता है और हेतल पार्क को घर में सन 1990 की घटना है और उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था, लेकिन हेतल पार्क के घर पर एक टेलीफोन था। तो 5:02 पर धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाता है, लेकिन वो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था तभी उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि क्या आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने बताया कि नहीं सर, वो तो नहीं आए थे। अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर उससे पूछता है कि धनंजय कहाँ पर है। गार्ड कहता है वह 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता तो धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ और धनंजय 545 पर लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर उसको अपने सामने बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे कहता है कि मैनेजर धनंजय से पूछते हैं कि तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लूंगा। उनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है, फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं। 550 के आसपास हेतल पारे एक कीमा मंदिर से अपने घर के आनंद अपार्टमेंट आती है। वह लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाती है और वह अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है। इसके बाद वो थोड़ा इंतजार करती है। बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वहां दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर हेतल की माँ दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वहीं अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग और उनके घर के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में ही दरवाजा टूट जाता है और हेतल की माँ घर के अंदर जाती है। साथ में कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं। घर का अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर भी माँ अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर हेतल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हेतल की मां ने तुरंत अपने पति नागरदास को टेलीफोन के जरिए कॉल करके हेतल के बारे में बताया। नागरदास और हेतल की भाई तुरंत अपने घर पर आते हैं और धीरे धीरे यह खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई और हेतल के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया।
रात को 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस पुलिस घर की छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है जो किसी शर्ट का लगता था और एक गले के चेन मिलती है। इस चेन को देखकर पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि यह चेन उसकी है और यहाँ आने के बाद भीड़ भाड़ में गिर गई थी। पुलिस को बटन और चेन के अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलते हैं जैसे खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े वगैरह। फिर 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। हेतल के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया था। 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो नहीं गया और वह यहीं पर रुका रुका रहा। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसका ही हाथ होगा। पुलिस की एक टीम ने धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता और जब हेतल की मां से पूछताछ की जाती है तो हेतल की मां ने बताया जो उसके पिता ने बनाया था। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं कल शाम को मंदिर से वापस, मैंने मुझे बताया था कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। हेतल की मां ने यह भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी गायब है। शायद धनंजय ने घर से निकलते समय उस घड़ी को चुरा लिया होगा। लेकिन जब लिफ्ट मैन से पूछताछ की जाती तो वो कहता है कि मैंने कल शाम को 545 पर धनंजय के हेतल के अपार्टमेंट में नहीं, उसके लिफ्ट से नीचे आते देखा था। पुलिस पूछती है कि वो कितने बजे ऊपर गया था तो लिफ्ट मैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय से नहीं देखा था, उस समय वॉशरूम में चला गया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हेतल की मां ने पुलिस को अपना बयान में बताया था कि उनसे लिफ्ट मैन ने कहा था कि धनंजय को उसने उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पुलिस को लिफ्ट मैंने खुद बोल रहा हूँ कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया तो यह वॉशरूम में चला गया। इसका मतलब है कि हेतल की मां झूठ बोल रही। अब पुलिस नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती। उस गार्ड ने बताया कि 5:02 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहाँ पर आ गए तो मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय करीब 5:45 हो रहे थे और धनंजय तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिलती है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था, लेकिन वह नहीं गया क्योंकि उसके कुछ पर्सनल कारण थे। उसके घर पर किसी बच्चे के जैनी संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसने अपने गांव जाना था। उसने सुबह ही अपना बैग पैक करके रख लिया था और वह अपने बैग को लेकर अपनी ड्यूटी पर आ गया था। उसका प्लान यह था कि वह यहीं से कपड़े बदलकर सीधा अपने गांव के लिए निकल जाएगा, लेकिन गांव में जाने में अभी थोड़ा समय था तो वह कुछ घंटे वह बिल्डिंग में ही रुक गया। फिर वह किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वह अपने गांव के लिए निकल गया। इधर हेतल के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गई थी जिसमें यह पता चला कि हेतल के शरीर पर चाकू के निशान थे, लेकिन इन सबसे पहले हेतल का गला घोटा था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकॉर्स को आने शारीरिक संबंध बनाए जाने का भी निशान मिला। चाकू के निशान के अलावा भी कई और इंजरी थे। 5 मार्च को यह घटना घटी थी और 12 मई का आने 2 महीने के बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में पुलिस को वह कपड़ा भी मिल जाता है जिससे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था और वह घड़ी भी मिल गई जो उसने पारक फैमिली के घर से चोरी की थी। अब दिमाग में यह कहानी घूमना शुरू हो गई कि धनंजय 3rd फ्लोर पर आया होगा, उसने हेतल को मारा होगा और जब उसके कपड़ों पर खून की छींटे आए होंगे तो उसने कपड़े बदल लिए होंगे क्योंकि वह अपने कपड़ों को बैग के साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने घड़ी चोरी की होगी और फिर यह सब करने के बाद धनंजय नीचे आ गया होगा। यह कहानी उस समय भी लोगों के जबान पर थी। यह कहानी मीडिया में भी चल रही थी। सबको यही लगने लगा कि धनंजय ने ही पहले तो हेतल के साथ
रेप किया होगा, फिर उसकी हत्या कर दी है। लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहा। लोगों का गुस्सा ज्यादा बढ़ता रहा था एक सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया है। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी दो के नारे लगाने लगे थे। पर यह केस कलकत्ता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उस पर कत्ल और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी के केस इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पुलिस को जो भी एविडेंस क्राइम सीन में मिले थे वो सभी सरकमस्टेंशियल एविडेंस थे, यानी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसने धनंजय को हेतल के अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए देखा हो या फिर बाहर आते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चेन मिली थी वो पड़ोस में काम करने वाली एक सर्वेंट की थी, और जो क्रीम कलर का बटन मिला था वो धनंजय के घर से मिली क्रीम कलर के शर्ट से मैच कराया गया। लेकिन फोरेंसिक टीम कंफ्यूजन थी कि यह बटन इसी शर्ट का है या नहीं। फिर अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और जितने भी गवाह मिले थे वे सब के सब कोर्ट में जाते हैं, अपने बयान से पलट जाते हैं। पड़ोस में काम करने वाले सर्वेंट जिसकी चेन हेतल के घर पर मिली थी, वो आदमी कहता है कि मैंने वो चेन धनंजय को गिफ्ट में दी थी, और जब धनंजय हेतल के घर पर आया होगा तो वो चेन वहीं गिर गई होगी। बाकी के गवाह में ऐसे ही अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। जैसे ही उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है, और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार कहता रहा कि इस सब के पीछे इसका कोई हाथ नहीं है। उसने हेतल को नहीं मारा है। उसने कहा था कि वह तो किसी को कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता। वह बार बार यही कहता रहा। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूतों को गवाहों को देखकर और समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी। फिर यह मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में चला गया। वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया और यहाँ भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि यह एक सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन इसने तो एक ही नियस क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को धनंजय ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भेज दी, जिस वजह से फांसी को डेट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ने धनंजय को मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। यह तो जाहिर सी बात थी कि जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है उसके माफी कैसे मिल सकती है। मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी का तारीख, टाइम और जगह यह सब तय किया गया और 15 अगस्त सन 2004 सुबह के 4:30 में अलीपुर सेंट्रल जेल ले गए। लेकिन जब धनंजय को फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि किसी भी इंसान के पास किसी को मारने की कोई भी अधिकार नहीं है। अब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे कि इन सभी प्रोटेस्ट के किसी पर कोई असर नहीं हुआ। और जब 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे के आसपास धनंजय को जेल स्टाफ वाले उठाते हैं, उसे नहलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए गए थे। नहलाकर उसे नए कपड़े दिए गए थे। तो उसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर लेकर चले जाते हैं, और जाते हुए धनंजय को एक पुलिस वाले से यह पूछता है, क्या मेरे मरने के बाद यह इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? लेकिन पुलिस वाला उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। अब यह लोग धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताओं को पूरा किया गया। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद थे और फिर धनंजय को नाता मलिक झल्ला को सौंप दिया गया। धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। धनंजय अपने आखिरी समय में भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका घर और परिवार सब सुखी से रहे और स्वस्थ रहे। धनंजय ने वहां खड़े लोगों से यह बात भी कहा था कि मैं गुनहगार नहीं हूँ
और मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे तो फंसाया गया है। मैं एक गरीब इंसान हूँ, तो मेरी बात कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 में अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ देर बाद डॉक्टर धनंजय के पास जाते यह देखने के लिए वो मर गया या फिर जिंदा है। जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला गया। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि सबको यही लगता था कि धनंजय क्रिमिनल था। और फिर जेल अथॉरिटीज ने ही धनंजय को अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह केस खत्म हो गया था, अब सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग इस केस को विक्टिम के एंगल से देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों न इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 3rd फ्लोर पर गया था, लेकिन हेतल पारी के घर की तरफ नहीं गया था, बल्कि लोग उसको कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे, और किसी को भी कोई भी चीज खराब हो जाती थी तो वो उसे ठीक कर देते थे, या फिर उसे रिपेयरिंग शॉप पर भिजवा दिया करता था। और यह इंटरव्यू में भी यह भी बताया गया कि उसने कभी हेतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वह तो वहां से किसी से भी बात भी नहीं करता था, वह तो अपने काम से काम रखता था। जब कोई उसे किसी काम के लिए बुलाता था तो तभी उनसे बात करता था। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल बाद पड़ी, और यह कहानी थी धनंजय के नजरिए से फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त। धनंजय यह कहता रहा कि वह निर्दोष है, उसने कभी अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया था। दूसरी कहानी कई साल के बाद सामने आई, जब इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस के एनालिसिस करके कुछ नए तथ्य सामने रखे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटना स्थल से यह हेतल के शरीर से धनंजय के कोई भी निशान या कोई भी फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे। हेतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान 21 निशान थे, लेकिन वह चाकू भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और अगर बात करते हैं गवाहों की, तो पहला गवाह एक दूसरा गार्ड था जिसने दावा किया था कि 5:45 पर उसने धनंजय को आवाज दी और उसने वहां से नीचे झांक के देखा, और एक व्यक्ति को लिफ्टमैन जिसने पहले ही इस बात पर हामी भर दी थी, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलटा। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातों आपस में मेल नहीं खा रही थी। तो दूसरा गार्ड कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने तीसरे माले से नीचे देखा, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। आनी फेंस थी। आनी अगर वहां से कोई नीचे झांके तो नीचे वाला आदमी उसे देख नहीं सकता। हेतल की माँ और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की माँ 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि तब समय 4:01 हो रहा था। और यह जब गवाह के अनुसार धनंजय 5:02 पर बिल्डिंग में हेतल वाले फ्लोर पर गया तो 5:45 पर बाहर भी आ गया। यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए धनंजय के पास सिर्फ 20 मिनट थे, और इस बीच उसने अपना नाम पुकारा जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांककर जवाब भी दिया। और धनंजय के घर से बरामद हुई घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, क्योंकि उसने द अपार्टमेंट पर कोई भी चीज थी, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई। और जांच में चोरी हुई घड़ी और धनंजय के पास से बरामद हुई घड़ी को सीरियल नंबर मैच नहीं हुए थे। और फोरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में वीर के निशान पाए गए, लेकिन कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। घटना स्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की द्वारा छोड़े जाने की शिकायत की थी। हेतल ने उसे अंदर क्यों घुसने दिया। जब हेतल की मां घर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था, और हेतल तो मर चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा। यह भी पता चली थी कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की हुई थी। कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट पर भी अदालत में भी ध्यान नहीं दिया गया।
ऑफिशियल कहानी के अनुसार हेतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। जब वो पहले ही मर चुकी थी तो पुलिस इसके बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? सुनवाई के बाद हेतल की मां ने शहर क्यों छोड़ दिया और वह कई बार ट्रायल भी नहीं आई। और फिर जल्द ही हेतल के पिता और ने भी शहर को छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की थी उसकी कॉपी कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों के जिस लिस्ट के अदालत में पेश किया गया उस पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत नहीं है, बिल्कुल संभव है। इस मामले में दोषी धनंजय था। एक बात समझना जरूरी है और वह बात यह है कि नया इंसान को बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ भी इंसान को बनाया कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं होता है। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका पालन अगर सावधानी से न किया जाए तो किसी गुनहगार को छूट मिल सकती है और किसी बेगुनाह को फांसी। चूंकि कानून इंसानी सिस्टम है इसलिए गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि इंसान को बनाया है, परफेक्ट नहीं हो सकता है। और यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात को भी ध्यान रखा है। इसलिए दोस्तों, कानून के साथ हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और आप कितना ही कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कि हम जो गलती नहीं करते हैं लेकिन कुछ झूठे लोगों के कारण से हमें फंसाया जाता है। कोर्ट में जो होता है दोस्तों, वहाँ सबूत चलता है, वहाँ हमारी आवाज का कोई वैल्यू नहीं। अगर आपके पास सबूत है तो ही आप निर्दोष है, अगर सबूत नहीं है तो आप गुनहगार है। तो कभी कभी हमारे अंदर आत्मा भी धिकारता है कि अपने अंदर आत्मा से सोचना चाहिए कि हम किसी बेगुनाह को फंसाने का कोई अधिकार नहीं। जी, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।